दोस्तों, कैसे हो? आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। मैं कपिल रोहित आपका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल POS एंड पावर ऑफ साइंस। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जो अपना पहले एक क्लास हो चुकी है तो विद्युत धारा के ऊपर। आज हम बात करने वाले हैं ओम के नियम की। हमने बात कर ली थी आवेश की, उसके पश्चात हमने बात की थी विद्युत धारा की और विभव और विभवांतर की। आज का जो लेक्चर होगा दोस्तों वो होगा ओम के नियम पर। लेकिन लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि दोस्तों, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा जाए। यानी मेहनत है वो एकदम खामोशी से करनी चाहिए दोस्तों। ज़्यादा ऐसे शोर हल्ला नहीं करना चाहिए कि मैं पढ़ रहा हूँ। जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा शोर अपने आप ही होगा कि वास्तव में वो स्टूडेंट POS पावर ऑफ साइंस से जुड़ा था और आज इसका रिजल्ट यह आया है। तो मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा जाए। दोस्तों, आपको जिंदगी में रास्ते दिखाने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन रास्ता खुद को ही तय करना पड़ेगा। मेहनत खुद को ही करनी पड़ेगी, क्योंकि उड़ान पंखों से नहीं हौसलों से उड़ी जाती है। हौसला होना चाहिए, जज्बा होना चाहिए। तो इसी जज्बे के साथ आज अपना एक टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ओम का नियम। देखो, ओम का नियम क्या है। एक वैज्ञानिक थे जॉन साइमन ओम। उन्होंने कहा था कि कोई तार है, चालक तार, अगर उसका ताप दाब भौतिक गुण है उसको निश्चित कर दिया जाए। जैसे मान लो टेम्परेचर अगर 50 डिग्री सेल्सियस है तो उसकी जब हम धारा प्रवाहित करेंगे तो इसका टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस ही रहना चाहिए, यानी परिवर्तित नहीं होना चाहिए। तो इन्होंने कहा था जॉन साइमन ओम ने कि जब किसी चालक तार से धारा प्रवाहित की जाती है, जैसे चालक तार है, इसे मैं धारा प्रवाहित करूं तो इसके दोनों सिरों के बीच विभवांतर उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है? विभवांतर। और जो उत्पन्न विभवांतर है वो प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती होता है। यानी जैसे से आप धारा बढ़ाओगे विभवांतर का मान भी बढ़ेगा और धारा घटाओगे तो विभवांतर का मान भी घटेगा। दोस्तों, साथ साथ में नोट्स को बनाते रहना, स्क्रीनशॉट लेते रहना और उसके बाद नोट से बना लेना और वीडियो को लास्ट तक देखना। देखो दोस्तों, ये नियम जॉन साइमन ओम ने दिया था। इसके अनुसार निश्चित ताप व दाब पर, यानी भौतिक गुण कैसे क्या होना चाहिए? निश्चित होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए। चालक तार से, जैसे तार है, चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो चालक तार के सिरों के मध्य विभवांतर उत्पन्न होता है। जैसे हम इससे धारा प्रवाहित करेंगे तो इसके सिरों के मध्य क्या उत्पन्न होगा? विभवांतर। अर्थात उत्पन्न विभवांतर प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती होता है। कहने का मतलब है, समानुपाती का मतलब होता है जब एक बढ़ता है तो दूसरा भी उसके साथ क्या होता है? बढ़ता है, और एक घटता है तो दूसरा भी उसके साथ क्या होता है? घटता है। तो यहाँ पर V समानुपाती आई, यानी जैसे आप धारा बढ़ाओगे तो V का मान भी, विभवांतर का मान भी बढ़ेगा। बात समझ में? जब कभी भी समानुपाती चिन्ह हटाते हैं तो एक नियतांक आता है, और यहाँ पर भी एक नियतांक आता है, उसको बोलते हैं R, और यहाँ पर क्या है? I। तो V बराबर हो गया IR, इसे बोलते हैं ओम का नियम। यहाँ R एक समानुपाती नियतांक है, समानुपाती नियतांक है। ध्यान से सुनना दोस्तों, ये जो R है इसको बोलते हैं रजिस्टर, यानी प्रतिरोध। क्या बोलते हैं? प्रतिरोध। ये एक समानुपाती, यहाँ पर समानुपाती चिन्ह था तो वो हटाया, इसीलिए एक नियतांक आता है, इसीलिए इसको बोलते हैं समानुपाती नियतांक, जिसे चालक का रजिस्टर यानी प्रतिरोध कहते हैं। ये बात होगी ओम के नियम की, ये था ओम का नियम। अब यहां से देखो दोस्तों, मैं बात करूं R का मान क्या होगा? यहाँ पर V बट्टा I, R का मान क्या हो गया? V बट्टा I। बात करते हैं कि जो प्रतिरोध है ये होता क्या है। देखो दोस्तों, मैंने जब पहला लेक्चर लिया था उसमें मैंने कहा था कि विद्युत धारा को आप, जो पानी का पाइप होता है और तार जिससे विद्युत धारा प्रवाहित होती है, एक दूसरे से रिलेट करो, आपको एकदम अच्छे से समझ में आएगी। क्योंकि विद्युत धारा हम देख नहीं सकते, धारा को हम देख नहीं सकते, लेकिन हम पानी की धारा को देख सकते हैं। तो जिस प्रकार से एक पाइप से पानी जाता है तो बीच में जो रुकावट आती है कंकड़ से, जिससे क्या होती है? धारा क्या हो जाती है? पानी की कम हो जाती है। तो इसी प्रकार से जो तार होता है और तार में जो प्रतिबाधा आती है, जो रुकावट आती है, उस रुकावट को ही बोलते हैं तार का प्रतिरोध, तार का प्रतिरोध। बात समझ में आ गई? तो जो रुकावट आती है उसे बोलते हैं तार का प्रतिरोध। तो प्रतिरोध बढ़ेगा यानी रुकावट बढ़ेगी तार में तो धारा का मान क्या होगा? कम होगा। तो ये एक दूसरे की क्या होते हैं? व्युत्क्रमानुपाती। लेकिन इससे पहले हम देखते हैं कि प्रतिरोध है क्या। प्रतिरोध किसे कहते हैं? ध्यान सुनना, प्रतिरोध लिख लेना, चालक में प्रवाहित विद्युत धारा के मार्ग
R बराबर V अपॉन I। तो मैंने आपको कहा कि प्रतिरोध का SI मात्रक ओम होता है। तो जिस प्रकार से हमने विद्युत धारा का SI मात्रक एम्पियर पढ़ा था, उसी प्रकार से विभव का SI मात्रक वोल्ट पढ़ा था। उसके बाद हमने 1 वोल्ट की परिभाषा निकाली थी। तो यहाँ से भी हम 1 ओम प्रतिरोध की परिभाषा बनाएंगे। देखो 1 ओम प्रतिरोध की परिभाषा, इसका मान 1 कब हो सकता है? जब V का मान भी 1 हो और I का मान भी 1 हो। तो 1/1 क्या हो जाएगा? 1। तो क्या लिख सकते हो? परिभाषा देखो कैसे बना सकते हो, परिभाषा बनानी आनी चाहिए। बार बार एक बार अगर एक परिभाषा बना ली हमने, चाहे वो 1 एम्पियर की हो, चाहे 1 कूलाम आवेश की हो, चाहे 1 वोल्ट विभव की हो, तो उसके बाद लगातार ये परिभाषा हम आराम से आसानी से बना सकते हैं। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि जब किसी चालक तार से 1 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित है, देखो I का मान कितना कर दिया? 1। इसका मात्रा क्या होता है? एम्पियर। तो 1 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित करने पर चालक के सिरों के मध्य 1 वोल्ट विभवांतर उत्पन्न होता है। तो चालक का प्रतिरोध कितना कहलाता है? 1 ओम कहलाता है। तो इसको नोट कर लो। यदि चालक तार से 1 एम्पियर विद्युत धारा 1 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित करने पर चालक तार के सिरों के मध्य 1 वोल्ट विभवांतर उत्पन्न होता हो तो चालक तार का प्रतिरोध 1 ओम कहलाता है। इतनी बात समझ में आ गई? यानी 1 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं तो 1 वोल्ट विभवांतर उत्पन्न हो रहा है, तो प्रतिरोध भी कितना होगा? 1 ओम होगा। तो लिख सकता हूं 1 ओम बराबर 1 वोल्ट बट्टा 1 एम्पियर। मैंने कुछ नहीं किया, यहां से परिभाषा बनाई है। उसके बाद पढ़ते हैं दोस्तों V व I के मध्य ग्राफ। हमने पढ़ा था ओम के नियम में के मध्य ग्राफ। हमने अभी ओम के नियम में पढ़ा था कि V समानुपाती क्या होता है? I, यानी V बढ़ता है तो I भी बढ़ता है और V घटता है तो I भी घटता है। दोस्तों एक ग्राफ बनाते हैं इन दोनों के बीच में, और ये ग्राफ पूछा भी जाता है कि इसका ग्राफ कैसा होता है। तो जो x एक्स होता है इसको हमने मान लिया मूल बिंदु, और जो ये y एक्स, ये क्षैतिज x एक्स और ये ऊर्ध्वाधर क्या होगा? y एक्स। इस पर तो हम लेते हैं विद्युत धारा का। तो इधर धारा का मान बढ़ता है, जैसे मान लो यहाँ पर धारा है 0.5, यहाँ पर है 1.0, यहाँ पर है 1.5, यहाँ पर है 2.0, यहाँ पर है 2.5, इस प्रकार से, और यहाँ पर है 3.0। यहाँ पर मान लो विभवांतर। तो ग्राफ कैसे बनाना है? परिभाषा का मान बढ़ रहा है, यहाँ पर 2 वोल्ट, यहाँ पर 4, यहाँ पर 6, यहाँ पर 8, यहाँ पर 10। ध्यान रखना V और I के मध्य ग्राफ कैसे बनेगा? x एक्स पर तो आप रखोगे विद्युत धारा को और y एक्स पर क्या लिखोगे? विभवांतर को। अब जैसे मान लो कि सबसे पहले धारा थी 0.5 एम्पियर, तो विभवांतर कितना उत्पन्न हुआ? 2 वोल्ट। कितना हुआ? 2 वोल्ट। यहाँ पर ध्यान से देखना, जब ये था तो धारा 0.5 थी, विभवांतर कितना है? 2 वोल्ट। जैसे मैं धारा को 2 गुना करूंगा, 2 गुना का मतलब कितना हो जाएगा? दोस्तों हमने पढ़ा है R बराबर V अपॉन I, यानी जो R है वो व्युत्क्रमानुपाती है I के। मैंने आपको समझाया था कोई तार है, तार में जितनी अधिक रुकावट होगी, यानी जितना अधिक उसका प्रतिरोध होगा, तो बताओ उसकी धारा अधिक प्रवाहित होगी उससे या कम? तो नॉर्मल सी बात है, उससे धारा क्या होगी? कम प्रवाहित होगी। यानी जैसे ही प्रतिरोध धीरे धीरे रुकावट बढ़ रही है तो धारा का मान धीरे धीरे क्या होता है? घटता है। और रुकावट जैसे जैसे कम होती है तो धारा का मान क्या होता है? बढ़ता है। वही बात है, धारा और प्रतिरोध एक दूसरे के क्या होते हैं? व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। कब? जब भी यानी विभवांतर को क्या कर दिया जाए? फिक्स कर दिया जाए, नियत कर दिया जाए। तो इन्हीं पर एक युक्ति होती है, अपनी जो फिजिक्स की लैब होती है उसके अंदर ऐसी एक युक्ति होती है जिसको हम बोलते हैं धारा नियंत्रक। उनमें क्या होते हैं? बहुत सारे प्रतिरोध लगे होते हैं। जैसे जैसे प्रतिरोध बढ़ाएंगे तो परिपथ में धारा का मान क्या होगा? कम होगा। अब इसमें विभवांतर परिवर्तित नहीं होता। विभवांतर अगर मान लो 220 वोल्ट है तो 220 वोल्ट रहेगा, 50 वोल्ट है तो 50 वोल्ट ही रहेगा। केवल हम प्रतिरोध को परिवर्तित कर रहे हैं, इसीलिए इसको परिवर्तित प्रतिरोध भी कहते हैं। तो ध्यान समझना इसकी परिभाषा
कि स्रोत के विभवांतर को, यानी विभवांतर को परिवर्तित नहीं करना है, स्रोत के विभवांतर को परिवर्तित किए बिना ही विद्युत धारा को नियंत्रित करना है, यानी विद्युत धारा को कम या अधिक करना। अब विद्युत धारा को कम करना है तो हम क्या कर देंगे, प्रतिरोध को यानी रुकावट को बढ़ा देंगे, और विद्युत धारा को अधिक करना है तो रुकावट को क्या कर देंगे, कम कर देंगे, प्रतिरोध को कम कर देंगे। तो स्रोत के विभवांतर को परिवर्तित किए बिना ही विद्युत धारा को नियंत्रित करने में उपयोग किए जाने वाले अवयव को परिवर्ती प्रतिरोध कहते हैं। इसे कहते हैं परिवर्ती प्रतिरोध। नाम से पता चलता है प्रतिरोध में परिवर्तन। परिवर्ती प्रतिरोध का मतलब प्रतिरोध में परिवर्तन। किसी विद्युत परिपथ में प्रतिरोध को परिवर्तित करके, वापस मैंने एक चीज लिखवाई है कि किसको परिवर्तित करके, प्रतिरोध को परिवर्तित करके करने के लिए प्राय एक युक्ति का उपयोग किया जाता है। एक ऐसी युक्ति होती है जो मैंने अभी आपको समझाया है, जिसे हम क्या बोलते हैं, धारा नियंत्रक कहते हैं। अब नॉर्मल सी बात है दोस्तों, एक होते हैं सुचालक और एक होती है कुचालक। हमने पढ़ा है कि धातु में विद्युत की सुचालक होती है और अधातु में विद्युत की कुचालक होती है। सुचालक का मतलब होता है जिसके अंदर से विद्युत धारा का चालन होता है। अब नॉर्मल सी बात है, जिसके अंदर से विद्युत धारा का चालन होता है उसका प्रतिरोध क्या होगा, कम। और कुचालक या उसको बोलते हैं हीन चालक, जिससे विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता। अब प्रवाह नहीं हो रहा, इसका मतलब उससे प्रतिरोध क्या है, अधिक है। जैसे लकड़ी है और एक तार है, तो तार का प्रतिरोध तो कम है, उससे धारा जाती है, उसमें रुकावट कम है, और लकड़ी में रुकावट प्रतिरोध क्या है, अधिक। ध्यान रखना, सुचालकों में धातु का प्रतिरोध कुचालकों की अपेक्षा क्या होता है, कम होता है। सुचालकों का प्रतिरोध कुचालकों की अपेक्षा कम होता है। और सर्वाधिक सुचालक धातु, दोस्तों ध्यान रखना, सबसे अधिक विद्युत धारा का चालन होता है चांदी के अंदर। ये भी मैंने यहाँ पर नोट करवाया है कि विद्युत की सर्वाधिक सुचालक धातु कौन सी है, चांदी है। और बहुत सारे ऐसे यंत्र होते हैं जिसमें चांदी के तार उपयोग किए जाते हैं, लेकिन चांदी महंगी होने के कारण, या ऐसे बोल सकते हैं कि चांदी है उसकी मात्रा कम होने के कारण हम तांबे का उपयोग तारों के रूप में करते हैं। अब हम आगे बात करते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, बार बार ये बोर्ड एग्जाम के अंदर पूछा गया है कि किसी भी चालक तार है, जैसे ये चालक, मान लो ये चालक तार है, इसका जो प्रतिरोध है ये किस किस चीज़ पर डिपेंड करता है, किस किस पर निर्भर करता है। नॉर्मल सी बात है, जैसे मैंने आपको कहा था चालक तार को रिलेट करना पानी के पाइप से, और जो पानी की तार होती है उसको रिलेट करना विद्युत धारा से। तो ध्यान से समझना, आप सबको पता है एक लंबा पाइप होता है, उससे पानी को अधिक दूरी तक पहुंचाना होता है, तो उसमें रुकावट आने की संभावना अधिक होती है। और एक छोटा पाइप होता है, उसकी लंबाई कम होती है, तो उसमें पानी आसानी से पहुंचा सकते हैं, तो उसमें धारा अधिक होती है पानी की, यानी उसमें प्रतिरोध क्या होगा, कम। क्योंकि मैंने आपको समझाया था जब धारा अधिक होती है तो प्रतिरोध का मान क्या होता है, कम होता है। तो नॉर्मल सी बात है, जब रुकावट कम होगी तभी धारा अधिक होगी। अब धारा अधिक कब होती है, जब लंबाई अधिक होती है या लंबाई कम होती है, जब लंबाई कम होती है। इसका मतलब जब लंबाई कम होती है तब प्रतिरोध का मान क्या होता है, कम होता है। और जब लंबाई अधिक होती है तो प्रतिरोध का मान भी क्या होता है, अधिक। इसका मतलब लंबाई बढ़ने के साथ साथ प्रतिरोध का मान भी बढ़ता है। जब एक वस्तु यानी एक बढ़ता है दूसरा भी बढ़ता है, और एक घटता है तो दूसरा भी घटता है, उसको बोलते हैं समानुपाती। इसका मतलब चालक तार का जो प्रतिरोध है, पहला पॉइंट देख लेना दोस्तों, इसको वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही मस्ट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना कि चालक के प्रतिरोध की निर्भरता है। चालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है, तो हमने पहले बात ये लिखी थी कि चालक तार का प्रतिरोध है वो निम्न कारकों पर निर्भर करता है। पहला कारक होता है चालक तार की लंबाई पर, तो लंबाई मैंने आपको समझा दी कि लंबाई बढ़ेगी तो चालक तार का प्रतिरोध भी बढ़ेगा, लंबाई घटेगी चालक तार का प्रतिरोध भी घटेगा। इसका मतलब जो प्रतिरोध होता है वो समानुपाती होता है किसके, लंबाई के। इसको बोल देना समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार से बात करते हैं अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। दूसरा पॉइंट है चालक का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल मतलब होता है ये मोटाई। अब मुझे एक बात बताओ, एक पाइप मोटा है और एक पाइप है पतला, यानी ऐसे मान लो कि उसकी मोटाई कम है। अब मुझे बताओ पानी अधिक किसमें जाता है, अधिक मोटे पाइप में या पतले पाइप में? नॉर्मल सी बात है, मोटे पाइप के अंदर से पानी अधिक जाएगा, उसकी धारा अधिक जाएगी। तो वही बात इसमें है, अगर मोटाई अधिक होगी तो धारा क्या जाएगी, अधिक। तो बताओ रुकावट कम होगी अधिक होगी, तो मोटा है इसका मतलब रुकावट कम है तभी धारा अधिक जा रही है, तो प्रतिरोध क्या है, कम। तो मोटाई बढ़ रही है और प्रतिरोध घट रहा है। और तार पतला ले लिया, मोटाई कम है तो प्रतिरोध का मान बढ़ जाएगा, यानी एक बढ़ रहा है दूसरा क्या हो रहा है, घट रहा। इसका मतलब ये, इसको बोलते हैं व्युत्क्रमानुपाती। क्या बोलते हैं, व्युत्क्रमानुपाती। तो यहाँ से निकलता है कि चालक के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर भी निर्भर करता है। और कैसे निर्भर करता है, चालक तार का प्रतिरोध चालक के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो R व्युत्क्रमानुपाती A, ये समीकरण नंबर 2। तीसरी बात हमने कर ली कि प्रकृति पर, और ये मैंने अभी बताया था आपको कि सुचालकों का प्रतिरोध होता है वह कुचालकों से क्या होता है, कम होता है। फिर है चालक तार के ताप पर।
अब आप सबको पता है जैसे जैसे ताप बढ़ता है तो प्रतिरोध का मान भी यानी रुकावट का मान भी क्या होता है, बढ़ता है। जैसे आप धारा प्रवाहित करते हो, तार क्या होता है, गर्म होते हैं, और तार जैसे गर्म हुआ तो उसमें रुकावटें बढ़ जाएगी, प्रतिरोध का मान भी बढ़ जाता है। अब देखो दोस्तों, समीकरण 1 और 2 से यहाँ पर लिख देना, समीकरण 1 व 2 से दोनों को एक साथ कमांड रूप से लिखते हैं तो क्या आता है, R समानुपाती L/A। अब मैंने आपको पहले भी समझाया था, उनके नियम याद करो, V समानुपाती है तो वहां पर समानुपाती जब चिन्ह हटा था तो R एक नियतांक आया था ना, तो इसी प्रकार से यहाँ पर भी जब ये चिन्ह हटेगा तो एक नियतांक आएगा जिसको बोलते हैं रो। क्या बोलते हैं दोस्तों, रो। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको बोलते हैं रो। लिख देना यहाँ रो एक समानुपाती नियतांक है जिसे चालक की प्रतिरोधकता रेजिस्टेंसी, ध्यान रखना, इसको बोलते हैं प्रतिरोधकता कहते हैं। दोस्तों ध्यान रखना, इसको बोलते हैं प्रतिरोधकता यानी रेजिस्टेंसी। और प्रतिरोधकता केवल प्रकृति पर डिपेंड करती है। हमने अभी पढ़ा है R बराबर रो L/A। मैं यहाँ से रो का फॉर्मूला निकालू, देखो ध्यान से, ये A भाग में था, इधर आएगा तो गुणा में, ये इधर गुणा में था, इधर आएगा तो भाग में, तो रो बराबर क्या हो गया, RA/L। ये फॉर्मूला यहाँ पर मैंने लिखा है कि रो बराबर RA/L। अब बात करते हैं कि प्रतिरोधकता का ऐसा मतलब क्या है। अब देखो ध्यान से, यहाँ से निकाल सकते हैं, रखना नहीं है, आराम से निकाल सकते हैं। रो बराबर RA/L बटा ना, तो R का ऐसा मतलब क्या होता है, ओम, और A क्या क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का ऐसा मतलब क्या होता है, मीटर स्क्वायर, बट्टा लंबाई, लंबाई का ऐसा मतलब क्या होता है, मीटर। तो 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल, ऊपर क्या बचा, 1 मीटर बचा, तो ओम इंटू मीटर। तो इसका ऐसा मतलब क्या होता है, ओम इंटू मीटर, ओम इंटू मीटर। इतनी बात समझ में। अब इसकी बात देखो दोस्तों, मैंने पहले कहा था कि प्रतिरोधकता होती है वो केवल ताप पर और चालक की प्रकृति पर डिपेंड करती है, और लंबाई पर, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर केवल प्रतिरोध डिपेंड करता है, नहीं कि प्रतिरोधकता। तो ध्यान कर लेना, प्रतिरोधकता का मान ताप पर निर्भर करता है और अलग अलग चालकों यानी प्रकृति पर डिपेंड करता है। तांबे का प्रतिरोधकता अलग होती है, चांदी की प्रतिरोधकता अलग होती है, एल्यूमिनियम की प्रतिरोधकता अलग होती है। सभी धातुओं और जितनी पदार्थ है उनकी प्रतिरोधकता क्या होती है, अलग अलग होती है। तो अलग अलग चालकों की प्रतिरोधकता का मान अलग अलग होता है। अब बात करते हैं दोस्तों, एक हमने पढ़ा है मिश्र धातु। मिश्र धातु का मतलब क्या होता है, 2 या 2 से अधिक धातुओं का समांगी मिश्रण, जिसे पित्तल। अब इस पित्तल को याद किया था पिताजी से, बताऊं कैसे, क्या सुना हमने, जो पिताजी नाम सुना है, पिताजी, तो पी से पित्तल, ता से तांबा, और जी से जिंक। तो पित्तल किससे बना होता है, तांबा और जिंक से। याद हो गया पिताजी, तो पिताजी यानी पी का पित्तल, ता का तांबा और जी का जिंक। तो पित्तल एक मिश्र धातु है जो तांबा और जिंक से बनी होती है, दोनों को समांगी मिश्रण होता है, समझो। तो मिश्र धातु की परिभाषा होती है 2 या 2 से अधिक धातुओं का समांगी मिश्रण। तो दोस्तों जो मिश्र धातुएं होती है वो बनित धातुओं से होती है। तो ध्यान रखना, मिश्र धातु की जो प्रतिरोधकता होती है वो उनकी अवयव धातुएं जो जिनसे बनी है उनसे अधिक होती है। मिश्र धातु की प्रतिरोधकता क्या होती है, अवयव धातुओं से अधिक होती है, और इसी कारण से क्या होता है, उनका अधिक ताप पर जल्दी से यानी शीघ्रता से दहन नहीं होता। अगर आप उसको और अधिक टेम्परेचर दे रहे हो तो उसका जल्दी से दहन नहीं होगा। और यही कारण है कि जो अपने घरों में स्त्री होती है और जो टोस्टर होते हैं, जब जिसको हम बोलते हैं राड, जो पानी गर्म करने के काम में आती है, तो वो जो बने होते हैं वो मिश्र धातु से बने होते हैं। अगर धातु के बने होती तो इतनी अधिक तापमान देने पर, इतना अधिक उसका टेम्परेचर होता तो वो क्या हो जाती, पिघल जाती। तो फिर कपड़ों की इस्त्री नहीं, कपड़ों की इस्त्री छपती, फिर इस्त्री नहीं होती, वो छप जाती। तो इसीलिए वैज्ञानिकों ने बताया कि धातुओं से नहीं बनानी इस्त्री को, किससे बनानी है, मिश्र धातु से बनानी है, क्योंकि इसकी प्रतिरोधकता क्या होती है, अधिक होती है। तो ये जल्दी से गर्म होगी तो ये जल्दी से क्या नहीं होगा, इसका दहन नहीं होगा। देख लो, धातुओं का उच्च ताप पर शीघ्र ही दहन नहीं होगा, जलने नहीं लगती है। इसीलिए मिश्र धातुओं का उपयोग विद्युत इस्त्री, टोस्टर इत्यादि बनाने में किया जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों बल्ब की। जो हमने बल्ब देखा है इस प्रकार से, आपने कभी बल्ब देखा आराम से घर के अंदर, बल्ब के अंदर इस प्रकार से तंतु लगे होते हैं, फिलामेंट बोलते हैं दोस्तों।
बल्ब क्या होते हैं? तंतु। और ये तंतु किसका बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। किसका बना होता है? टंगस्टन का, ध्यान रखना। और इस बल्ब के अंदर भरी जाती है अक्रिय गैस, जो किसी से क्रिया ना करे। अगर मान लो यहाँ पर ऑक्सीजन गैस भरते हैं तो ये जल्दी से जल जाता, फिर बल्ब जलता है नहीं। तो इसीलिए यहाँ पर क्रिया न करने के लिए अक्रिय गैस भरी जाती है। अब अक्रिय गैस कौन सी? जैसे नियॉन, ऑर्गन, जैसा। एग्जाम्पल की बात देखो, अपना एक उदाहरण है, इसमें दो पार्ट में बंटा उदाहरण, एक तो ए और एक बी। कुछ नहीं करना दोस्तों, बहुत सिंपल है, बस अपने को जो दिया है वो पुट करना है और रखना है बस। देखो, यदि किसी विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध, सबसे पहले क्या बोला है? प्रतिरोध। प्रतिरोध को किसे लिखते हैं? ये ए वाला क्वेश्चन है तो ए लगा दें हम आर से। तो आर का मान कितना है? 1200 ओम। साफ साफ लिखा है का प्रतिरोध 1200 ओम है। तो यह बल्ब 220 वोल्ट, क्या बोला दोस्तों? 220 वोल्ट स्रोत से। अब मुझे बताओ, याद करो, 220 वोल्ट, वोल्ट किसका ऐसे मतलब होता है? विभवांतर का। तो यहाँ पर किसका मान दिया है? विभवांतर का मान है 220 वोल्ट। स्रोत से कितनी धारा लेगा? किसका मान पूछा है? धारा का मान पूछा है। अब दोस्तों हमने जो फॉर्मूले पढ़े, याद करो, मैंने कहा किस प्रकार से निकालना प्रश्नों को। मैंने अभी आपको समझाया था कि हमने अभी फॉर्मूले पढ़े हैं, Q बराबर एन ई, आई बराबर Q अपॉन टी, V बराबर पढ़ा W अपॉन Q, और उसके बारे में पढ़ा है V बराबर यानी ओम का नियम, V बराबर आई आर, फिर पढ़ लिया R बराबर रो एल अपॉन ए। अब देखो दोस्तों, ये तीनों किस में आ रहे हैं? इसमें तीनों नहीं है, इसमें आई है लेकिन और नहीं है, इसमें देखो वी है लेकिन आर नहीं है, इसमें देखो तीनों है। तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा? ओम का नियम लगेगा। तो यहाँ पर लिख देना ओम के नियम से, ओम के नियम से। ओम का नियम क्या होता है? वी बराबर आई आर। आपको किसका मान निकालना है दोस्तों? आई का मान। तो यहाँ से बताओ आई बराबर क्या हो जाएगा? वी बट्टा आर, क्योंकि आर गुणा में था तो बाद में आई बराबर वी का मान कितना है? 220 बट्टा वोल्ट ना, आर का मान कितना है? 1200 ओम, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, आई बराबर 22 बट्टा 120। अब इसमें भाग लगाना है आपको दोस्तों, बताओ कितना आएगा? इसमें आप भाग लगाओगे, आएगा 12 एक बार, फिर बचे 10 जीरो, 12 नंबर की 108। ठीक है, यहाँ पर लगाता हूँ मैं, देखो तो यह जाएगा 0.19। कितना जाएगा दोस्तों? 0.19। अब आप सबको पता है विद्युत धारा का ऐसा मात्रक क्या होता है? एम्पियर। तो बताओ कितनी धारा लेगा? आता है बल्ब था ना, बल्ब स्रोत से 0.19 एम्पियर धारा लेगा। ऐसे निकालना दोस्तों अपने को बी वाला, एकदम सिंपल है, सेम का सेम क्वेश्चन है। देखो, यदि किसी विद्युत हीटर की कुंडली का प्रतिरोध, वही चीज बोला है, प्रतिरोध आर का मान है कितना? 100 ओम। तो वह विद्युत हीटर 220 वोल्ट, विभवांतर का मान 220 वोल्ट, और इसमें भी धारा पूछा है, आई का मान, ओम का नियम लगा दो, ओम के नियम से सेम का सेम क्वेश्चन है एकदम। वी बराबर क्या होता है? आई आर, और आई बराबर क्या हो जाएगा? वी बट्टा आर। वी का मान कितना है? 220 बट्टा आर का मान कितना है? 100। इसका मान कितना जाएगा? 2.20। और धारा का ऐसे मात्रक क्या होता है? एम्पियर। लिख देना, आता है हीटर 2.20 एम्पियर धारा लेगा। देखो एक शानदार क्वेश्चन आया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें दो केस दिए हुए हैं। जब कोई विद्युत हीटर विद्युत स्रोत से 4 एम्पियर विद्युत धारा लेता है, तो यहाँ पर धारा का मान बोला है, ये केस फर्स्ट बोला इसने, प्रश्न को ध्यान से पढ़ना आगे। तो इसको मैंने बोल दिया आई, आई बराबर कितना है? 4 एम्पियर। आगे देख क्या बोला है? तब उसके टर्मिनलों के बीच विभवांतर 60 वोल्ट है, यानी उस समय उसका विभवांतर कितना है? 60 वोल्ट। उस समय विद्युत हीटर कितनी विद्युत धारा लेगा? अगली बार क्या बोल रहा है? इसको I1, इसको V1 बोलता हूँ। उस समय यानी दूसरा केस, केस सेकंड, उस समय ये कितनी धारा लेगा? यानी I2 का मान पूछ रहा आपसे। जब विभवांतर को 120 यानी V2 को कर दिया आपने 120 वोल्ट, पहले कितना था? 60 से कितना कर दिया? 120। अब आपको निकालना है I2 का मान। तो बताओ दोस्तों, कहीं पर ऐसा बोला कि प्रतिरोध को परिवर्तित कर दिया? तो पहले जितना प्रतिरोध था उतना ही प्रतिरोध क्या है? अब है। केवल विभवांतर को बढ़ाया है तो गुणा किया है। तो यहाँ से पहले ओम के नियम से प्रतिरोध निकालो, तो लिख लो ओम का नियम। तो ओम का नियम क्या होता है? V बराबर
आई आर, और यहाँ से हमें आर का मान निकालना, आर बराबर क्या हो जाएगा वी बट्टा आई। आर का मान कितना है, सॉरी वी का मान कितना है 60 बट्टा आई का मान कितना है 4, भागल का कितना आएगा 15 ओम। आर का मान आ गया 15 ओम। तो प्रतिरोध तो उतना ही है, परिवर्तित नहीं हुआ। तो यहाँ पर मैं लिख दूँ आर बराबर 15 ओम। वापस ओम का नियम लगा लो, ओम के नियम से वी बराबर क्या होता है आई आर, और यहाँ पर हमें आर का मान दिया है, आई टू का मान निकालना। आई टू बराबर क्या हो जाएगा वी टू बट्टा आर। यहाँ पर भी वन बंद कर देना, इसको बंद कर देना, इसको बंद कर देना, ठीक है। तो वी टू का मान कितना है 120 बट्टा आर का मान कितना है 15, भाग लगाओ कितना आएगा 8 एम्पियर। अतः अब हमें पूछा क्या था, विद्युत हीटर की तरह विद्युत धारा, अतः विद्युत हीटर 8 एम्पियर विद्युत धारा लेगा। हम ऐसे भी निकाल सकते थे, ओम का नियम था कि V समानुपाती आई, तो V को 2 गुना करके आई भी कितना होता है 2 गुना, देख लो V यहाँ पर 60 से कितना हो गया था 120, 2 गुना हो रहा है ना, तो आई भी कितनी हो जाएगी 2 गुना 4 से कितना हो गया 8। ऐसे आराम से सिंपल से निकाल सकते थे। तो दोस्तों जो सब स्टूडेंट को थोड़ा कठिन लगता है लेकिन बहुत ही आसान, देखो दोस्तों किसी धातु के 1 मीटर लंबे तार, तो लंबाई बोलिए आपको कितनी है 1 मीटर। देखो कोई भी क्वेश्चन हो उसको जैसे क्वेश्चन बोल रहा है वैसे वैसे करते रहोगे तो बहुत आसान है, और अपना ज़्यादा माइंड लगाओगे तो बहुत कठिन हो जाएगा। 20 डिग्री सेल्सियस, तो तापमान दिया है 20 डिग्री सेल्सियस। विद्युत प्रतिरोध कितना है, प्रतिरोध आर बराबर आपको बोला है 20 ओम है। यदि तार का व्यास, व्यास यानी डी, व्यास आपको कितना बोला 0.3 मिलीमीटर, तो इस ताप पर धातु की विद्युत प्रतिरोधकता क्या है, यानी रो का मान आपसे पूछा है। अब देखो दोस्तों यहाँ पर व्यास बोला है, तो पहले आप सबको पता है हमें प्रतिरोधकता निकालनी है। तो प्रतिरोधकता का फॉर्मूला क्या होता है, आर बराबर हमने पढ़ा था रो एल अपॉन ए, रो बराबर क्या होगा आर इंटू ए बट्टा एल। तो हमारे पास आर भी है, हमारे पास एल भी है, देख लो, लेकिन हमारे पास क्या नहीं है ए। अब आप एक बात बताओ, ये से तार है, तार वर्ताकार होता है, तो वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो हमें सबसे पहले क्या निकालना है ए का मान निकालना है। तो ए का मान क्या होता है बताओ पाई आर स्क्वायर, और यहाँ पर पाई का मान होता है 22/7 या 3.14, लेकिन आर का मान नहीं है। व्यास का मान दिया आपको, डी बराबर कितना है 0.3 mm, तो आर बराबर कितना हो जाएगा, व्यास का आधा त्रिज्या होती है, तो 2 का भाग लगा दो। अब देखो ध्यान से, इस मिलीमीटर को जब मीटर में मैं चेंज करता हूँ, मैंने आपको समझाया था जब मिलीमीटर को मीटर में चेंज करते हैं तो कितने से गुणा करते हैं 10 की पावर माइनस का 3, तो ये मीटर में हो जाएगा। अब ये पॉइंट हटेगा, नीचे कितना आएगा 10, अब ये वापस 10 ऊपर घात में चला जाएगा, तो आर बराबर कितना हो गया 3/2 इंटू 10 की पावर, ये एक पावर और चलेगी, तो ये नीचे प्लस की थी ऊपर जाने पर माइनस की, तो माइनस की कितनी हो जाएगी 4 मीटर। ये अपने पास आर का मान है। अब सबका मान पुट कर दो, रो का मान निकाल लो। रो बराबर आर का मान कितना है 26 इंटू ए यानी पाई आर स्क्वायर, पाई आर का मान 3/2 इंटू 10 की पावर माइनस का 4, इसका क्या कर दिया हमने स्क्वायर, बट्टा एल का मान कितना 1 मीटर। रो बराबर 26 इंटू पाई का मान 3.14। अब देखो इसका स्क्वायर करते हैं, तो 3/2 गुना 3/2 इंटू 10 की पावर माइनस 4 गुना 10 की पावर माइनस का 4। रो बराबर पॉइंट हटेगा बट्टे में कितना आएगा 100, 100 का मतलब 10 की पावर माइनस 10 की पावर 2, और ऊपर जाएगा तो माइनस की हो जाएगी, तो 26 इंटू 314 इंटू 3 इंटू 3 बट्टे में क्या आएगा 2 इंटू 2, ये 2 के पाड़े से कैंसिल 13, और ये कैंसिल 157 इंटू देखो 10 की पावर -4 कितनी हुई 10 की पावर माइनस का 8, और इंटू 10 की पावर ये 2 थी ना, ये ऊपर जाएगी तो माइनस की 2। रो बराबर 13 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 157 इंटू 10 की पावर माइनस का 10। जब इसको आप गुणा करोगे तो ये आ जाएगा रो बराबर 1.84 इंटू 10 की पावर माइनस का 6 ओम मीटर, क्योंकि प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रक क्या होता है ओम मीटर। बहुत ही शानदार क्वेश्चन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से, बहुत बार एग्जाम में आया भी है। दोस्तों देखो कि दिए गए पदार्थ की किसी एल लंबाई व ए मोटाई के तार का प्रतिरोध 4 ओम है। इसी पदार्थ की, देखो प्रश्न में इसी बात पर ध्यान देना है, इसी पदार्थ कहने मतलब अगर पहले तांबे का तार है तो उसके बाद में भी तांबे के तार दिया जा रहा है। यानी सबसे पहले देखो
इसमें दो कंडीशन की है। एक तो पहले तार में लंबाई कितनी है L, मोटाई कितनी है A, प्रतिरोध कितना है देखो, ये बोला हुआ प्रतिरोध, इसको मैंने बोल दिया R1, इसका मान है 4 ओम, क्योंकि आगे देखो प्रतिरोध निकालना है तो वह R2 होगा। अब मुझे एक बात बताओ, प्रतिरोधकता कितनी होगी इसकी, प्रतिरोधकता, तो हमने मान ली इसकी प्रतिरोधकता है रो। अब बात करते हैं दूसरे तार के लिए, दूसरे तार में। अब देखो दोस्तों, दूसरे तार में इसी पदार्थ के किसी अन्य तार यानी दूसरे तार का प्रतिरोध क्या होगा, यानी आपसे पूछा R2 का मान कितना होगा, जिसकी लंबाई कितनी कर दी जाए L/2 और मोटाई कितनी करती है 2A, मोटाई 2 गुनी करती है और लंबाई आधी करती है। तो बताओ मुझे एक बात बताओ दोस्तों, हमने तार परिवर्तित किया क्या, पहले जिस प्रकृति का तार था बाद में वही लिया, यानी पहले तांबे का था तो बाद में ही तांबे का, देख लो इसी पदार्थ था। इसका मतलब मैंने आपको कहा था जो प्रतिरोधकता होती है वो ताप और प्रकृति पर डिपेंड करती है। प्रकृति परिवर्तित ही नहीं हुई तो क्या प्रतिरोधकता परिवर्तित होगी, नहीं ना। तो यहाँ पर भी प्रतिरोधकता कितनी होगी, रो होगी। प्रतिरोधकता कितनी होगी, रो। तो यहाँ से निकाल लो, देखो ध्यान से, यहाँ पर फॉर्मूला लगाते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, R बराबर रो L/A। ये R1 है, R1 बराबर क्या हो जाएगा रो L/A, और R1 का मान कितना है 4 ओम। इसको बोल दिया समीकरण नंबर 1। देखो यहाँ से समीकरण बनाइए, प्रश्न बोला हुआ था। अब देखो यहाँ से वापस R बराबर क्या होता है रो L/A। अब की बार क्या R2 है तो R2 बराबर क्या हो जाएगा, रो की जगह रो, L की जगह कितना है L/2, A की जगह क्या है 2A। इसके बटे में कुछ नहीं है, एक लगा दो, अंदर वाले गुणा हो जाएंगे और बाहर वाले गुणा। तो R2 बराबर देखो रो L किसे गुणा होगा 1 से और 2 से गुणा होगा 2A, तो क्या आ जाएगा रो L/4। दोस्तों इसका मान देखो रो L/A कितना है 4 ओम, तो लिख देना समीकरण 1 से, समीकरण 1 से रो L/A बराबर कितना है 4 ओम। तो R2 बराबर रो L/A 1/4 तो भारत दिया, देखो 4 है ना, ये हमने भारत दिया इनटू इसका मान कितना हो जाएगा 4 ओम, तो 4 से 4 कैंसिल, R2 बराबर कितना जाएगा 1 ओम। तो दोस्तों जब लंबाई को आधा कर दिया जाए और क्षेत्रफल को 2 गुना कर दिया जाए तो प्रतिरोध कितना हो जाएगा 1 ओम आ जाएगा। तो दोस्तों आज का लेक्चर आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करो और वीडियो को लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो, क्योंकि जो ऐसे बच्चे हैं जिन तक ये वीडियो नहीं पहुंच पा रहा तो वो भी अपनी तैयारी को एकदम आसमान तक पहुंचाए, बुलंदियों पर पहुंचाए, उसलिए उनको भी ये वीडियो शेयर करो। आपके आसपास जो भी स्टूडेंट हैं जो 10th क्लास की तैयारी कर रहे हैं उनको भी ये वीडियो दिखाओ और उनकी तक पहुँचाओ, और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करो